नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक अहम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ा है परमाणुओं और अणुओं की दुनिया से और खास तौर पर उनमें होने वाले एनर्जी चेंजेस से। हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी परिवर्तन की। जी हाँ, एंथैल्पी परिवर्तन ये समझने में मदद करता है कि केमिकल रिएक्शंस में या फिजिकल चेंजेस में एनर्जी का क्या होता है। हमारे पास कुछ नोट्स और अकादमिक लेख हैं। इनमें आयनीकरण, परमाणुकरण और विलयन जैसी प्रक्रियाओं में जो एनर्जी बदलती है उसके बारे में बताया गया है। सुनने में ये शब्द थोड़े टेक्निकल लगते हैं ना? हाँ, लग सकते हैं, पर असल में ये बस ये बताते हैं कि जब कोई चीज बदलती है, जैसे एटम आयन बनता है या मॉलिक्यूल टूटता है या कुछ घुलता है, तो एनर्जी सिस्टम में आती है या सिस्टम से बाहर जाती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान बनाए, समझें कि इनके पीछे क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं इन सोर्सेज में क्या है। शुरुआत करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से। इसे डेल्टा आयन एच भी लिखते हैं। ये क्या चीज़ है? क्या इसका मतलब बस किसी एटम से कुछ निकालना है? हाँ, आप सही समझ रही हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर टेक्निकली कहें तो वो कम से कम एनर्जी है जो चाहिए होती है एक मोल गैसियस एटम से, हर एटम से एक बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अच्छा, गैसीय अवस्था में होना जरूरी है। हाँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए गैसीय अवस्था जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, सिस्टम एनर्जी लेता है। बिल्कुल, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सोचिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खिंचा हुआ है, उसे हटाने के लिए उस खिंचाव के खिलाफ काम करना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी लगेगी। अच्छा, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन को खरीदने या छीनने की कीमत हो गई। हमारे नोट्स में सोडियम का उदाहरण है, उससे शायद ये और साफ हो। हाँ, सोडियम का उदाहरण परफेक्ट है। सोर्स बताते हैं कि एक मोल गैसियस सोडियम एटम्स हैं, Nag, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उन्हें एक मोल गैसियस सोडियम आयन मतलब Na+G बनाने के लिए 494 किलोजूल एनर्जी लगती है प्रति मोल। 494? हाँ, तो इक्वेशन है Nag गोज Na+G+E- और डेल्टा आयनाइजेशन H इज इक्वल टू +494 किलोजूल मोल -1। ये जो प्लस साइन है वो यही दिखा रहा है कि एनर्जी देनी पड़ी, सिस्टम ने अब्सॉर्ब की। 494 किलो जूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? ये तो काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी मतलब डेल्टा EGH का भी जिक्र है। ये आयनीकरण से कैसे अलग है? क्या ये ठीक उसका उल्टा है? काफी हद तक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है। तो जब एक मोल गैसियस एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव आयन यानी एनायन बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो इसमें एनर्जी निकलती होगी? ज्यादातर मामलों में हाँ, ये अक्सर एक्सोथर्मिक होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। सोर्स में क्लोरीन का उदाहरण दिया है। Clg+E नेगेटिव गिव्स Cl-G और इसका डेल्टा EGH इज -349 किलोजूल मोल इनवर्स। -349? हाँ, माइनस। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जब क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड आयन बनता है तो 349 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी बाहर निकलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन और एटम के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होता है, सिस्टम स्टेबल होता है और एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ देता है। तो आयनीकरण में एनर्जी लगानी पड़ती है, प्लस डेल्टा आयन H। इलेक्ट्रॉन जोड़ने में अक्सर एनर्जी निकलती है, -डेल्टा EGH। क्या इन वैल्यूज से हमें ये पता चलता है कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाएगा? बिल्कुल, यही तो इनका महत्व है। जिस एलिमेंट की आयनीकरण एंथैल्पी कम होती है, जैसे सोडियम, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन केटायन बना लेता है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, जैसे क्लोरीन। हाँ, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन एनायन बना लेता है। और यही सोडियम और क्लोरीन मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं NaCl में। अच्छा, तो ये वैल्यूज केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस की भविष्यवाणी में मदद करती हैं? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए, ये तो समझ आया। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, परमाणुकरण की एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एटम H। इसके नाम से तो लग रहा है कि किसी मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में तोड़ देना। एकदम सही पकड़ा।
परमाणुकरण की एंथैल्पी वही एनर्जी चेंज है जब हम किसी पदार्थ के एक मोल को, आमतौर पर गैसीय अवस्था में, उसके अलग अलग बिखरे हुए एटम्स में पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और इसमें तो यकीनन एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। हमेशा ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक प्लस वी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल में एटम्स को जोड़ने वाले केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ती है। तो ये वैल्यू हमें बॉन्ड की मजबूती के बारे में बताती होगी। सोर्स में क्या उदाहरण है इसके? हाँ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। सोर्स में 2 अच्छे उदाहरण हैं। पहला है क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। 1 मोल गैसियस Cl2 मॉलिक्यूल्स को तोड़कर 2 मोल अलग अलग गैसियस क्लोरीन एटम्स Cl बनाने में 242 किलोजूल्स एनर्जी लगती है। इक्वेशन है Cl2G goes to Clg plus Clg, डेल्टा एटॉम H इक्वल टू प्लस 242 किलोजूल मोल इनवर्स। प्लस 242 किलोजूल। और क्योंकि Cl2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें बस एक ही Cl बॉन्ड है, तो इस केस में एटोमाइजेशन एंथैल्पी सीधे सीधे उस Cl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर ही है। अच्छा, ये तो सीधा है। लेकिन दूसरा उदाहरण मीथेन CH4 का है, और उसकी वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा है, प्लस 1660 किलोजूल मोल इनवर्स। हाँ, मीथेन की वैल्यू काफी बड़ी है, प्लस 1660 किलोजूल्स मोल। ये क्लोरीन से बहुत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सोर्स बताते हैं कि 1 मोल गैसियस मीथेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, मतलब 1 मोल गैसियस कार्बन एटम C और 4 मोल गैसियस हाइड्रोजन एटम्स H बनाने के लिए 1660 किलोजूल एनर्जी चाहिए। इक्वेशन CH4G goes to Cg plus 4Hg, डेल्टा एटम H is equal to plus 1660 kilojoules मोल। बाप रे, 1660 किलोजूल। हाँ, मीथेन में क्या है, 1 कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 CH बॉन्ड हैं। ये बड़ी वैल्यू प्लस 1660 किलोजूल हमें बताती है कि ये चारों CH बॉन्ड मिलकर कितने मजबूत हैं। इन्हें पूरी तरह तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। सोचिए, मीथेन जो हमारी नेचुरल गैस है, जलने पर इतनी एनर्जी देती है, उसे उसके एटम्स में तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगती है। ये दिखाता है कि मॉलिक्यूल्स में कितनी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। और ये एटमाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ बॉन्ड की ताकत ही नहीं बताती, ये केमिकल रिएक्शंस को समझने में भी मदद करती है। किसी भी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं, तो ये वैल्यू हमें पुराने बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी का अंदाजा देती है, जो रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी समझने के लिए जरूरी है। ये कितना दिलचस्प है कि बस एक नंबर जैसे प्लस 1660 हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और उसके रिएक्शन के बारे में इतना कुछ बता सकता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, विलियन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा सॉल्व H। ये तो सुनने में सिंपल लगता है। किसी चीज को घोलने में एनर्जी का क्या होता है, जैसे नमक को पानी में घोलना। हाँ, बेसिक आइडिया तो यही है। विलियन की एंथैल्पी वो एंथैल्पी चेंज है जब किसी पदार्थ मतलब सॉल्यूट का 1 मोल किसी सॉल्वेंट की एक तय मात्रा में घुलता है। सोर्स में खासतौर पर अनंत तनुता पर विलियन की एंथैल्पी की बात की गई है। अनंत तनुता मतलब बहुत सारा सॉल्वेंट। हाँ, मतलब सॉल्यूट को इतने ज्यादा सॉल्वेंट में घोला जाए कि और सॉल्वेंट मिलाने पर हीट में कोई और बदलाव ना हो। इससे हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है। लेकिन सोर्स ये भी कहते हैं कि खासकर आयोनिक कंपाउंड्स का पानी में घुलना वो उतना सीधा नहीं है। ये असल में 2 स्टेप्स की कहानी है। ये कैसे होता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम इसे बस एक स्टेप मान लेते हैं। जब कोई आयोनिक सॉलिड जैसे नमक NaCl पानी में घुलता है, तो असल में 2 मुख्य एनर्जी वाले स्टेप्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला स्टेप है आयोनिक जालक का टूटना, मतलब ब्रेकिंग द आयोनिक लैटिस। सॉलिड क्रिस्टल में आयन होते हैं जैसे Na+ और Cl-। वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हाँ, वो 3D अरेंजमेंट। बिल्कुल। तो पहले इन आयनों को एक दूसरे से अलग करके गैसीय आयनों में बदलना पड़ता है। इस लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमें आयनों के बीच के मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। तो इसमें एनर्जी लगेगी। हाँ, इस जरूरी एनर्जी को कहते हैं जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा LH। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, तो पहला कदम
क्रिस्टल तोड़ो, एनर्जी लगाओ, डेल्टा LH पॉजिटिव। अब दूसरा कदम है आयनों का जलयोजन, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जैसे ही आयन गैसीय अवस्था में अलग होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, उसमें हल्का सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पानी का नेगेटिव हिस्सा ऑक्सीजन, पॉजिटिव आयन जैसे Na+ को खींचता है, और पानी का पॉजिटिव हिस्सा हाइड्रोजन, नेगेटिव आयन जैसे Cl- को खींचता है। ओह अच्छा, आयन और पानी के बीच नया अट्रैक्शन। हाँ, आयनों और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच ये नया अट्रैक्शन बनता है। इससे सिस्टम स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो इस स्टेप में एनर्जी निकलती है। बिल्कुल। इस निकलने वाली एनर्जी को कहते हैं जलयोजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा हाइड H, और ये हमेशा नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक। तो घुलने की पूरी प्रक्रिया में एक एनर्जी खाने वाला स्टेप है, लैटिस तोड़ना प्लस डेल्टा LH, और एक एनर्जी देने वाला स्टेप, हाइड्रेशन माइनस डेल्टा हाइड H। इसका मतलब जो कुल विलियन एंथैल्पी डेल्टा सोलन H है, वो इन दोनों का जोड़ या नेट इफेक्ट होगा। एकदम सही। विलियन की कुल एंथैल्पी डेल्टा सोलन H इन दोनों स्टेप्स की एंथैल्पी का सम है। डेल्टा सोलन H इज इक्वल टू डेल्टा LH प्लस डेल्टा हाइड H। अब यहां बात दिलचस्प हो जाती है। डेल्टा LH हमेशा पॉजिटिव है, डेल्टा हाइड H हमेशा नेगेटिव। तो डेल्टा सोलन H पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या जीरो के करीब भी। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। क्या लैटिस तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी, घोलने पर ठंडा लगेगा, या आयनों के हाइड्रेशन में ज्यादा एनर्जी निकली, घोलने पर गर्म लगेगा, या फिर दोनों लगभग बराबर हों। हाँ, या फिर दोनों लगभग बराबर हों, तो डेल्टा सोलन H बहुत छोटा होगा, जीरो के करीब। सोर्स में सोडियम क्लोराइड NaCl का उदाहरण दिया है, उसकी वैल्यूज क्या है? सोर्स बताते हैं कि NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी डेल्टा LH है लगभग प्लस 790 किलोजूल पर मोल। प्लस 790, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब क्रिस्टल बहुत मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत। इसमें बहुत एनर्जी लगती है तोड़ने में। लेकिन सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन Cl- की जो कुल हाइड्रेशन एंथैल्पी है डेल्टा HYD, वो है लगभग -786 किलोजूल पर मोल। -786, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, पर नेगेटिव में, मतलब हाइड्रेशन में भी बहुत एनर्जी निकलती है। जी हाँ। अब इन दोनों को जोड़िए। डेल्टा H होता है प्लस 790 किलोजूल मोल प्लस -786 किलोजूल मोल। ये तो हुआ प्लस 4 किलोजूल मोल। हाँ, प्लस 4 किलोजूल। ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। प्लस 4 किलोजूल मोल मतलब बहुत ही कम एनर्जी लगी। सही कहा आपने। और यही सबसे कमाल की बात है, नमक पानी में घुलना कितना आम प्रोसेस है, और उसका जो नेट एनर्जी चेंज है प्लस 4 किलोजूल मोल, वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा एंडोथर्मिक। इसीलिए शायद नमक घुलने पर पानी हल्का सा ठंडा होता है, पर पता नहीं चलता। लेकिन ये छोटा सा नतीजा दो बहुत बड़े एक दूसरे के उल्टे एनर्जी चेंजेस के लगभग कैंसिल होने से आ रहा है। बिल्कुल। लैटिस तोड़ने के लिए जबरदस्त एनर्जी चाहिए, प्लस 790 किलोजूल, लेकिन फिर आयनों के पानी से इंटरैक्ट करने पर लगभग उतनी जबरदस्त एनर्जी -786 किलोजूल वापस भी मिल जाती है। ये एक तरह की एनर्जी की रस्साकशी है, जिसमें दोनों तरफ की ताकतें ऑलमोस्ट बराबर हैं। वाह! इसलिए नेट इफेक्ट बहुत कम है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से काफी कम होती तो नमक पानी में इतना आसानी से नहीं घुलता। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक इतनी साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे एनर्जी का इतना बड़ा लेन देन छिपा है। ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि सतह के नीचे कितने कॉम्प्लेक्स बैलेंस काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने इन स्रोतों की मदद से 3 मुख्य तरह के एंथैल्पी चेंजेस को समझा। आयनीकरण, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी; परमाणुकरण, मॉलिक्यूल को एटम्स में तोड़ने की एनर्जी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताती है; और विलयन, किसी चीज को घोलने की नेट एनर्जी जो लैटिस तोड़ने और आयन हाइड्रेशन के बैलेंस पर निर्भर करती है। हाँ, और हमने देखा कि ये प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक हो सकती हैं, एनर्जी लेने वाली, या एक्सोथर्मिक, एनर्जी छोड़ने वाली। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि विलयन जैसी प्रक्रियाएं अक्सर कई स्टेप्स का जोड़ होती हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती हैं, भले ही फाइनल नतीजा छोटा सा क्यों ना हो, जैसे NaCl में हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि जो ऊपर से दिखता है उसके नीचे अक्सर बहुत कुछ चल रहा होता है, खासकर एनर्जी के मामले में। बिल्कुल। विलयन, लैटिस, हाइड्रेशन, क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं, थ्योरी है,
या इनका असल दुनिया में कोई सीधा इस्तेमाल भी है? मतलब क्या केमिस्ट्स इन नंबर्स का इस्तेमाल करके या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं, या किसी रिएक्शन को करवाने के लिए कितनी